नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी। अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। ये मेरा पहला एजुकेशनल वीडियो है दोस्तों। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वायुमंडल। बात करते हैं वायुमंडल क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का आवरण है। उस गैसों के आवरण को ही हम बोलते हैं वायुमंडल। वायुमंडल में होता क्या क्या है तो दोस्तों, गैस होते हैं, विभिन्न प्रकार के गैस, जलवाष्प होता है और धूलकण होते हैं। इन सब से मिलकर के बनता है हमारा वायुमंडल। वायुमंडल में दो परत होती है, एक होता है ऊपरी परत, एक निचली परत। तो बात करते हैं दोस्तों इसकी शुरुआत की कि वायुमंडल कैसे बना। तो दोस्तों, प्रारंभ में पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था और प्रारंभ में पृथ्वी पर कोई गैसीय आवरण भी नहीं था। लेकिन ये सभी को पता है कि पृथ्वी के अंदर आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। पृथ्वी में इतनी गर्मी थी कि अचानक से विस्फोट हुआ, जिसे ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। उस ज्वालामुखी विस्फोट से दोस्तों कई प्रकार के गैसें निकली, धूल कण निकले, धुंध निकले। उन गैसों में प्रथम गैस की अगर बात करें तो उस गैसों में प्रथम गैस माना जाता है हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस। उसके बाद में आप कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के गैसें, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सब गैसों का उद्भव हुआ। फिर धीरे धीरे वायुमंडल का निर्माण हुआ। तो अगर बात कही जाए कि पृथ्वी के वायुमंडल की रचना या संरचना कैसे हुई तो कहेंगे गैसीय प्रक्रिया से हुई। लगभग 99.9% रचना गैसीय प्रक्रिया से ही हुई है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल की रचना गैसीय प्रक्रिया से हुई है। तो बात करते हैं दोस्तों कि इस वायुमंडल में कौन सी गैस प्रमुख है और कितनी मात्रा में है। तो बात करते हैं परसेंटेज की। तो आप देखेंगे मैंने लिखा है इसके वायुमंडल का संगठन। इसमें मैंने लिखा क्या है, नाइट्रोजन 78.1%, लगभग किताबों में 78% देगा, और ऑक्सीजन 20.9%, इसका मतलब लगभग 21%, और ये किताबों में भी देता है। आप अगर पढ़ेंगे कक्षा 6 और 7 और 8 की SCERT उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की किताबें, तो उसमें 78 और 21% का ही वर्णन मिलता है। उसके बाद में आर्गन की बारी आती है। आर्गन दोस्तों एक अक्रिय गैस है। अक्रिय मतलब जो किसी से क्रिया नहीं करती है। विद्युत बल्बों में इसी का उपयोग किया जाता है। आर्गन 0.93% पाया जाता है। उसके बाद में आता है स्थान कार्बन डाइऑक्साइड का। दोस्तों ये चार प्रमुख गैसें हैं। होने को तो नियान भी होता है जो 0.0018% होता है। हीलियम होता है 0.0005%। हाइड्रोजन भी होता है, मीथेन भी होता है, बहुत सारी गैसें हैं। लेकिन जो प्रमुख गैसें हैं मैंने उन्हीं का वर्णन यहाँ पे किया है। CO2 गैस एक भारी गैस होने के कारण यह क्षोभ मंडल में ही पाई जाती है और यह ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी उत्तरदायी है। बात आगे करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव क्या है। तो हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके परत की। इस वायुमंडल की कितने परतें हैं। तो वायुमंडल की दोस्तों कुल 5 परतें हैं। उसको हमें नंबर वाइज, क्रम वाइज याद रखना है कि क्षोभ मंडल जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, दूसरा है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा है मध्यमंडल मीसोस्फियर, चौथा है आयन मंडल आयनोस्फियर, और पांचवा और अंतिम है वायुमंडल एक्सोस्फियर। कहीं कहीं बहिर्मंडल भी लिखा होता है। तो बात करते हैं दोस्तों कि क्षोभ मंडल क्या है और कहां से कहां तक है। तो यहां पर देखिए मैंने एक डायग्राम बना दिया है। ये पूरा का पूरा ये पृथ्वी है और पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इक्वेटर बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये गैसीय आवरण है दोस्तों। मैं इसको पूरा एक ही तरफ ही किया हूं। तो ये पहला जो आप देख रहे हैं समुद्र तल से या भूतल से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है आपका क्षोभ मंडल, और इक्वेटर से बात करें तो 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। दूसरा है समताप मंडल। मैंने इसको लिखा है समताप मंडल, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या पाया जाता है, समताप मंडल।
उसके बाद में 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई को कहते हैं मध्यमंडल। उसके बाद में कहते हैं 640 किमी ऊंचाई तक को आयन मंडल, तथा उससे ऊपर 640 से ऊपर क्या बोलते हैं वायुमंडल एक्सोस्फीयर, और वो हल्की गैसों का आवरण होता है और अंततः जा करके ब्रह्मांड में या यूं कहें सौर मंडल में विलीन हो जाता है, स्पेस में विलीन हो जाता है। तो हम लोग एक एक मंडल के बारे में पढ़ेंगे और जल्दी से कवर करेंगे कि ताकि हमारा क्वेश्चन यहाँ से ना छूटे। दोस्तों बात करते हैं पहला क्षोभ मंडल की। क्षोभ मंडल सबसे निचला मंडल है और याद रहे दोस्तों जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं सभी के सभी किसमें होती हैं क्षोभ मंडल में। मौसम संबंधी घटनाएं कहने का तात्पर्य है कि हवा का चलना, बारिश का होना, बादल का गरजना, बिजली का चमकना इत्यादि घटनाएं जो हैं कहाँ होती हैं क्षोभ मंडल में होती हैं। फिर उसके बाद में इसकी जो घनत्व है सर्वाधिक है। सर्वाधिक घनत्व वाला कौन सा मंडल है तो आप कहेंगे क्षोभ मंडल है। याद रहे दोस्तों इसी मंडल में ग्रीन हाउस गैसें पाई जाती हैं। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं मैं कुछ प्रमुख लिख दे रहा हूं, जैसे आपका CO2 हुआ दोस्तों, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं दोस्तों, ये नाइट्रस ऑक्साइड जिसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। एक होता है फ्लोरोकार्बन CFC, ठीक है। इसके अलावा कई गैसें हैं दोस्तों, लेकिन प्रमुख रूप से मैंने लिख दिया, जैसे मीथेन भी है और ओजोन खुद भी है। लेकिन ये गैसें किस लिए पृथ्वी पर लाभदायक है कि हानिकारक है? तो देखिए कुछ स्तर तक तो ये लाभदायक है, परंतु अगर इनकी मात्रा अधिक हो जाती है तो वो हानिकारक होती है। जैसे इन गैसों की वजह से पृथ्वी का औसत तापमान बना रहता है दोस्तों, अर्थात ये इतनी भारी गैसें होती हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है और फिर पुनः परावर्तित होकर के चला जाता है। तो ये गैसें क्या करती हैं कुछ रोक लेती हैं उनके प्रकाश को, उनके उष्मा को, जिससे पृथ्वी का तापमान लगभग औसत तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस सदैव बना रहता है। लेकिन अगर ये गैसें ना हो तो पृथ्वी बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगी और जीवन संभव नहीं होगा। लेकिन अगर यही ग्रीन हाउस गैसें अधिक मात्रा में हो जाएंगी दोस्तों, तो अधिक मात्रा में हो जाने के कारण तापमान में वृद्धि हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब तापमान में वृद्धि हो जाएगा, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो जाने से यहाँ पर जीवन थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। जितने भी हिमखंड हैं वो पिघलने लगेंगे और पिघल जाएंगे तो समुद्र का स्तर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। लगभग ऐसा कहा जाता है कि 5 फीट तक समुद्र का स्तर 2050 तक बढ़ जाएगा, अगर इसी तरीके से पेड़ की कटाई होने लगी और CO2 का उत्सर्जन होने लगा। तो जैसे ही समुद्र का तल बढ़ जाएगा दोस्तों, तो समुद्र के किनारे जितने भी देश हैं, जितने भी शहर हैं, वो जलमग्न हो जाएंगे और जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं अन्य नाम का कि क्षोभ मंडल का अन्य नाम क्या है। यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं दोस्तों, और आपको पता है कि मौसम बदलता रहता है, मौसम बदलता रहता है, इसी कारण इसका नाम क्या रख दिया गया है परिवर्तन मंडल। इसका एक अन्य नाम और है, उसको भी आप याद रखें, संवहन मंडल। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे आप देखेंगे कि तापमान घटता है। तो ये याद रहे कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो कितना कम हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस। फिर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो फिर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। मतलब प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर क्षोभ मंडल में तापमान में 1% की कमी आती है। तो इस प्रकार से हम लोग क्षोभ मंडल को कवर कर लिए दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा। याद रहे कि हमने परिवर्तन मंडल नाम दिया तो मौसम संबंधी भी घटना, और एक बात और याद रहे कि गर्मियों में गैस थोड़ी सी ऊपर चली जाती है, जबकि जाड़े के मौसम में ये थोड़ी सी नीचे हो जाती है। इसका मतलब ये है जो ये 8 किलोमीटर है दोस्तों, तो ये घट बढ़ सकता है, 18 किलोमीटर है तो घट बढ़ सकता है, क्योंकि गर्मियों में जब गर्मी पड़ती है तापमान बढ़ता है और ताप पा करके गैसें हल्की हो जाती हैं और ऊपर की ओर उठने लगती हैं। बात करते हैं दोस्तों दूसरे मंडल समताप मंडल का। और याद है दोस्तों एक चीज कि ये समताप मंडल और क्षोभ मंडल को अलग करने वाली एक सीमा रेखा होती है, उस सीमा को क्या कहते हैं
क्षोभ सीमा, ये आपको याद रखनी है कि समताप मंडल तथा क्षोभ मंडल को अलग करने वाली सीमा को क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा। बात करते हैं समताप मंडल। जैसा कि नाम में ही है समताप, जिसका ताप बराबर हो, अर्थात इसमें हम ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, समताप मंडल में तापमान स्थिर होता है। अब देखिए इसमें कोई किसी भी प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं नहीं घटती है। मौसम संबंधी घटनाएं किसमें घटती हैं? क्षोभ मंडल में। तो मौसम संबंधी घटना न घटने के कारण इसमें वायुयान उड़ती है, मतलब वायुयान के लिए आदर्श मंडल कौन होता है? तो बताएंगे समताप मंडल। इसमें ताप क्या होता है? स्थिर होता है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज तो इसी में होता है ओजोन मंडल, जो कि अल्ट्रावायलेट अर्थात पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? अवशोषित करती है। 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर जैसे ही जाएंगे हम, तो समताप मंडल में एक लेयर मिलेगा, एक परत मिलेगा, जिसका नाम है ओजोन परत। यहाँ पर ओजोन अर्थात ऑक्सीजन का ही बदला हुआ रूप है, जिसका सूत्र होता है O3। और ये ऑक्सीजन का बदला हुआ रूप क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेती हैं और शुद्ध प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचाती हैं। दोस्तों अगर अल्ट्रावायलेट किरणें जिस दिन पृथ्वी पर आने लगेंगी तो क्या होगा कि त्वचा कैंसर होने लगेगा और जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगी। सूर्य के प्रकाश से बहुत सारी किरणें आती हैं दोस्तों, जैसे गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, इंफ्रारेड किरणें और विजिबल किरणें। विजिबल किरणों को ही कहते हैं दृश्य प्रकाश, जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने खत्म कर लिया समताप मंडल को। आपको याद रखना है दोस्तों कि इसमें जो भी वायुयान होती हैं, वायुयान कहाँ उड़ती है दोस्तों? तो आपको याद रखनी है दोस्तों कि समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फियर में। तीसरा है मध्य मंडल। तो मध्य मंडल की बात करते हैं। जैसे ही मध्य मंडल जाएंगे तीसरा, तो वो 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या है? मध्य मंडल है। और याद है दोस्तों ये एक ऐसा मंडल है कि जैसे जैसे हम इसमें ऊपर जाएंगे तो पुनः तापमान घटने लगता है। अब देखिए इस कदर इसमें तापमान घट जाता है कि अंततः ऊपर जाने के बाद इसका तापमान -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। देखिए दोस्तों मैंने लिखा भी है यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जाऊंगा बाद में। तो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाने का मतलब क्या है? -100 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है? बहुत ही ठंडा हो जाता है। अर्थात अगर हम इसकी बात करें तो सबसे ठंडी जो है कि मंडल कौन सी है? तो मध्य मंडल। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान पुनः घटता है, अतः सबसे ठंडा मंडल है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दूसरा इसमें क्या? उल्का पिंड संबंधी घटना। उल्का पिंड क्या होता है दोस्तों कि जैसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में अगर कोई भी पिंड आ गया, जिसे एस्टेरॉयड कहते हैं, तो वो आकर के पृथ्वी पर गिरने वाला होगा, लेकिन वायुमंडल में घर्षण करते करते उसमें आग लग जाती है। घर्षण करते करते आग लग जाने से वो क्या हो जाता है? वहीं पर जल जाता है। यहीं पर आकर के क्या हो जाता है? जल जाता है। और जब जल जाएगा तो वो हमें दिखाई देगा, तो उसे हम कहते हैं उल्का पिंड की घटना, या कहते हैं कि तारा टूट रहा है, टूटता हुआ तारा। लेकिन मित्रों इतना याद रहे कि तारा कभी टूट नहीं सकता, क्योंकि तारा गैसों का बना होता है। तारे गैसों के बने होते हैं, इसलिए वो कभी टूट नहीं सकते। बात करते हैं दोस्तों आयन मंडल का। अब जैसे ही मध्य मंडल से ऊपर जाएंगे तो आता है आयन मंडल। आयन मंडल कितनी ऊंचाई तक होता है दोस्तों? तो हमने लिखा है 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक। आप इसको अपने से अलग करते रहे, मैंने ये आपको डायग्राम बना दिया कि 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर तक आयन मंडल, 50 से 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल। तो ये मुझे बताना ना पड़े, मैं ऐसे डायग्राम खुद बना दिया हूं। तो आयन मंडल में क्या होता है दोस्तों? आयनिक घटनाएं घटती हैं, अर्थात रेडियो तरंगे यहाँ से परावर्तित होती हैं। पृथ्वी से कुछ अगर तरंगे भेजी जाती हैं तो यहाँ पर जाकर के पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं। इसमें कई परतें पाई जाती हैं दोस्तों। इसमें जैसे कि डी परत हुआ, ई परत हुआ, एफ और जी। मतलब ये जो 640 किलोमीटर वाला रेंज दिख रहा है वो जी परत होता है। सबसे ऊपर वाला परत जी, सबसे नीचे वाला परत डी। अब ये डी परत, ई परत, एफ परत क्या है? तो यहां से रेडियो तरंगों के आवृत्ति के
हिसाब से या अनुसार अलग किया। तो डी परत सबसे कम आवृत्ति वाले रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, जबकि ई और एफ उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। परंतु जो जी परत होगी वो जी परत, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जी परत किसी भी प्रकार के तरंगों को परावर्तित नहीं करती, क्योंकि ये सबसे ऊपर होती है। यहाँ पर दोस्तों मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर सबसे नीचे डी है, फिर ई है, फिर एफ है और अंत में जी है। ये क्या करती है? निम्न आवृत्ति की रेडियो तरंग को परावर्तित करती है, करती है। अब दोस्तों इसमें आप ये समझ लीजिए कि ये दोनों क्या करेंगे? उच्च आवृत्ति, बाकी आप समझ जाइएगा। उच्च आवृत्ति, अब ये सबसे ऊपरी वाला है, सबसे ऊपरी। ठीक है दोस्तों, अब वायुमंडल की बातें कर लेते हैं। तो वायुमंडल में होता क्या है? वायुमंडल सबसे ऊपरी मंडल है जो जा करके स्पेस या यूं कहें सौरमंडल में पूरा का पूरा क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। इनमें केवल और केवल हल्की गैसें हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसी गैसें पाई जाती हैं और ये मंडल सैटेलाइट के लिए उपयुक्त होती है। जो उपग्रह लॉन्च किया जाता है दोस्तों, वो इसी में लॉन्च किया जाता है। उपग्रह भी दो तरीके के लॉन्च किए जाते हैं। एक भू स्थैतिक होता है, हाँ भू स्थैतिक होता है दोस्तों, और इसके बाद में एक होता है आपका ध्रुवीय स्थैतिक। तो इसमें जो भू स्थैतिक है दोस्तों और ध्रुवीय स्थैतिक है, इनको दूरियों के हिसाब से क्या किया गया है? बांट दिया गया है। तो बात करते हैं दोस्तों पूरे के पूरे वायुमंडल का एक बार रिवीजन के रूप में आप देख सकते हैं कितने मंडल हैं। तो कुल 5 मंडल है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है हल्की गैसें हाइड्रोजन तथा हीलियम पाई जाती हैं और उपग्रह लॉन्च होता है। लेकिन उपग्रह लॉन्च अगर कभी दे वायुमंडल ना दे और आयन मंडल दिया रहे तो आयन मंडल पर ही हमें टिक करना है दोस्तों। तो मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रेगुलर वीडियो डालता रहूँगा दोस्तों। ये मेरा पहला एजुकेशनल वीडियो है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।